ये जो इस हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग की है, अगर आप उस पर चलेंगे और मुकदमा आगे चलाएंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। क्योंकि ये हुकूमत, ये सारा जो रजीम है पिछले 6, 7, 8 महीने की, ये या इनके हैंडलर्स, ये सारे इस क्राइम में मुलव्वस हैं। आप अरशद शरीफ और मेरे साथ आप फिरते रहे और आपने एक पैसा नहीं लिया, आपने जो कागज़ भी तैयार करवाए वो अपनी जेब से पैसे खर्च किए। भाई हम तो आपको, आपके बड़े मशकूर हैं। 5,000 रुपया का चेक आपको दूंगा, बिल्कुल रिज़्क़े हलाल आपको दूंगा, अगर इसकी समझ आ जाए कि ये क्या रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। हमारी को एंकर अलीना इलियास मेरे साथ हैं और राजा आमिर अब्बास ख़ुसूसी तौर पर आज हमारे साथ शरीक हैं इस प्रोग्राम में। बहुत सारे जो मामलात हैं वो लीगल इश्यूज़ हैं जो राजा आमिर अब्बास हमें इस हवाले से अपना तज्ज़िया पेश कर सकेंगे। और जो मौज़ूआत हैं आज, एक तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लिया अरशद शरीफ साहब की शहादत का, और उसमें जो डेवलपमेंट है, FIR एक पुलिस ने फुर्ती दिखा के दर्ज कर ली है। मैं इसको सिर्फ यही कहूँगा कि एक और चेहरा इस हुकूमत का, मुनाफिकाना चेहरा जो है वो सामने आ गया। अब तफसील हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये एक इन्होंने मुनाफिकत की है और आज जो कुछ हुआ है क्या वाकई उससे अरशद शरीफ के कातलों तक पहुँचा जाएगा या ये एक बड़ा क्लासिकल कवरअप इस हुकूमत ने प्लान किया। इस पर आज बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज यंग यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स के साथ बड़ी अहम गुफ्तगू की है। अपने इत्तेहादियों के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं उनके हवाले से एक स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट बड़ी ज़बरदस्त, जिससे ये लगता है कि पंजाब में काफ लीग के साथ जो PTI का इत्तेहाद है वो लंबा चलेगा और इमरान खान साहब इसकी सियासी अहमियत को समझते हैं और अपने पार्टी वर्कर्स को, कायदीन को एक उन्होंने हदायतनामा जारी किया है। सेंटोरस मॉल बड़ा मॉल है, लेकिन ये एक अजीब इस्लामाबाद का, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ साहब को उनकी गलती याद दिलाई, उनसे एक सवाल किया, लेकिन सवाल करने का जुर्म, ये इतना बड़ा जुर्म है कि या तो आप अरशद शरीफ की तरह कत्ल कर दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं, और या दूसरा अगर आपका कोई कारोबार है तो उसको ताले लगा दिए जाते हैं। जो कुछ आज किया शहबाज हुकूमत ने इस्लामाबाद में, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया कि क्या ये कोई ऐसी रियासत है जहाँ पर कोई कानून है, और ये क्या यहाँ पर कोई गुंडा राज है, क्या यहाँ पर डाकू हुकूमत कर रहे हैं कि जो अगर आप उनसे सवाल करें तो वो आके आपके कारोबार को भी बंद कर दें, और फिर जो सरकारी मीडिया है उसको फिर जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। और मैं आपको आज एक थोड़ी सी वीडियो का हिस्सा भी आपको दिखाऊँगा, जिस शख्स को इन्होंने हमारी सरबराही सौंपी है, जिसने भी सौंपी है, आपको मैं वीडियो का एक क्लिप है जो उन्होंने तकरीर फरमाई है इंग्लिश क्रिकेट टीम के सामने, जो वो बात कर रहे हैं। आपको इससे अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ हैं और क्या पाकिस्तान पर क़यादत मुसल्लत की है, जिन लोगों ने भी मुसल्लत की है। अवाम भी पूछेंगे और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह की ज़ात भी उनसे पूछेगी, लेकिन वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस किस्म की क़यादत इस वक्त हमारे स्तरों पर है, हमें जो लीड कर रही है। और फिर आज ज़रूर ज़िक्र करेंगे हम साहबज़ादा मोहम्मद नज़ीर सुल्तान का, जो जंग से, शोरकोट से हमारे MNA भी थे, वफाकी वज़ीर भी रहे, वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा, एक बड़ी मरंज शख्सियत। इसके बावजूद इसके कि उनका ताल्लुक़ सुल्तान बाहू की गद्दी से था, बहुत एक वहाँ पर वो पावरफुल शख्सियत थे, लेकिन इतने हम्बल, इतने आजिज़ कि उस इलाके में वो जो रवायती जो लोग होते हैं उनसे हट के उनका इंतकाल हुआ। तो ही डिज़र्व्स अप्रिसिएशन, और ऐसे लोग जो अच्छा काम करते हैं उनको ज़रूर याद करना चाहिए, ताकि अच्छाई को करने की जो तमन्ना है वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। सबसे पहले मैं आज जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, उम्मीद तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन बनाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इन्वेस्टिगेट किसी चीज़ को नहीं कर सकती। तो अगर इन्वेस्टिगेशन ये जो FIA ने की है या ये जो इस हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग की है, अगर आप उस पर चलेंगे और मुकदमा आगे चलाएंगे
तो इंसाफ नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये हुकूमत, ये सारा जो रजीम है पिछले 6, 7, 8 महीने की, ये या इनके हैंडलर्स, ये सारे इस क्राइम में मुलव्वस हैं। क्योंकि इस बात की तहकीक करना बहुत ज़रूरी है कि कौन था जो अरशद शरीफ को यहाँ पर, जिसने उसकी ज़मीन तंग कर दी, वो कौन था जिसने मजबूर किया कि अरशद शरीफ की जॉब ख़त्म कर दी जाए, वो कौन था जिसने 16, 17, 18 FIRs अरशद शरीफ पर दर्ज कराई और पाकिस्तान के हर सूबे में उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई, जिसकी बिना पर वो यहाँ से भागे। ये जानने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि कोई इंडिपेंडेंट कोई फैक्ट फाइंडिंग हो, कोई JIT सुप्रीम कोर्ट बनाए, कोई जुडिशल कमीशन बनाए जिसको वो देखे। अगर उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर इन्हिसार करना है, जिसके 2 नोटिफिकेशन हुए, पहले 3 आदमी ज़रा दिखा दें स्क्रीन पर, उनमें एक ISI के साहब भी थे, फिर बाद में दूसरा नोटिफिकेशन और उसमें ISI के साहब नहीं थे, IB और FIA के लोग गए, वहाँ पर से वापस आए। और सिर्फ एक मुख्तसर कमेंट, फिर मैं राजा आमिर अब्बास की तरफ जाता हूँ। इन्होंने आके जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा है कि जो FIA के जो मुकदमे दर्ज किए गए अरशद शरीफ पर, ARY पर, हुकूमत की मंजूरी नहीं ली गई। ये देखें ज़रा गौर से, इसको समझिए कि ये FIA क्या कर रही है। ये इस वक्त मलबा किस पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत से नहीं ली गई थी, कोई और था गोया। वो कोई और कौन था ये आप खुद समझते हैं और जानते हैं कि ये अगर मुसीबत में हो तो पाँव पड़ जाते हैं ये शरीफ ख़ानदान वाले, और जब ये थोड़ा इख्तियार हो तो बंदे का गला पकड़ते हैं। और ये इनके हैंडलर भी सोचें, एस्टेब्लिशमेंट भी सोचे कि इस FIA की रिपोर्ट के मुताबिक जिसके हिस्से लीक हो रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब हुकूमत से तो नहीं ली गई इजाज़त, तो फिर किससे ली गई है? क्या इस हुकूमत के अंदर कोई और हुकूमत है? क्या ये कहना चाह रहे हैं? उंगलियां किसकी तरफ उठा रहे हैं? और फिर FIR जो है वो क्यों अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत में दर्ज नहीं की गई? कौन है SHO जो ये उनकी FIR दर्ज करेगा? क्या कल जो सेटलमेंट होएगा वो SHO करेगा? क्या अरशद शरीफ लावारिस है? बिल्कुल नहीं। अभी जवेरिया साहबा का ट्वीट मैंने देखा कि कोई लावारिस नहीं है, अरशद शरीफ पूरा पाकिस्तान उसका वारिस है। तो कैसे SHO की मुद्दत में जिनके ऊपर हमें शक है वो कैसे इसकी FIR को दर्ज कर सकते हैं? और क्यों FIR उनकी दर्ज हो? अरशद शरीफ की वालदा साहबा का कोई वकील नहीं है, वो खुद अपनी वकील हैं और अल्लाह से वो सवाल कर रही हैं। कोई उनके बिहाफ पर जाके ये बात नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया को ये समझ लेना चाहिए, जुल्म किया है तो और मज़ीद जुल्म न करें, इसको कवर अप न करें। मैं चलता हूँ, जनाब राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ थे। राजा साहब, मेरी आवाज़ बुलंद होगी, मैं हो सकता है थोड़ा मेरा लहजा भी सख्त हो, लेकिन ये हमारे दोस्त भाई अरशद शरीफ की शहादत, पूरा पाकिस्तान इस पे आज जो कुछ हुआ, ज़रा बयान फरमाइए कि आप क्या समझते हैं? अरशद साहब, जब हम निकले, आप और मैं इकट्ठे थे, तो जब बात हुई कि जी 100 मोटो के बाद, तो मेरा पहली आपसे यही बात थी कि जनाब अगर केस में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करनी है, अगर इस केस को आगे बढ़ाना है, तो अरशद साहब मरहूम की जो वालदा हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, उनकी मुद्दत में FIR कटेगी। FIR क्या होता है? FIR ये नहीं कहना पुलिस ने कि जी एक बम धमाका हुआ और उसमें 4 लाशें। FIR ये है कि जनाब उनकी वालदा के पास जाया जाएगा, आपके बेटे की मर्डर हुआ है, आप इसके बारे में क्या बताएंगी? वो जो बताएंगी हर्फ बल हर्फ वो उसमें आएगा कि लिखा जाएगा कि जनाब मेरा बेटा यहाँ से बाहर गया। अब यही पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है, क्यों गया, किस लिए गया, दुबई गया, वहाँ से आगे किस लिए गया। और उनकी वालदा वो तमाम चीज़ें बताती कि मेरे बेटे के साथ ये हो रहा था, यहाँ पे किस तरीके से ARY में उसको निकाला गया, कैसे प्रोग्राम बंद हुए। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जहाँ से किसी केस को आपने देखना है कि जनाब ये केस की बुनियाद क्या है, इस मर्डर का मोटिव क्या है, इस मर्डर के पीछे कौन सा माफिया है, और वो माफिया क्या चाहता था कि अरशद शरीफ, कौन सी चीज़ें अरशद शरीफ के पास थीं, या कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, या कौन सी उसकी ज़बान को रोकने के लिए उन्होंने ये गोली इस्तेमाल की। तो ये वो चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि आज तो क्यों नहीं बात तो की जजेस ने कि जनाब क्यों नहीं अभी तक FIR कटी, लेकिन क्या ये उसका हल है
क्या कल ये पूछा जाएगा कि भाई क्यों उसकी वालदा की मुद्दत में नहीं कटी? हमारे यहाँ तो बड़ा आसान तरीक़ाकार है। पहले वो इमरान खान साहब का केस था, उसमें आपने देखा कि जी FIR काटी जाए, अगले दिन आ गई पुलिस, जी एक पुलिस की मुद्दत में FIR काटी गई। और ये जो क़िसास और दियत होता है, ये जो कत्ल होता है, इसमें जो आपने अभी बात की, इसमें जो उसके वर्सा होते हैं वो ही इसके कंप्लेनेंट होते हैं, वर्सा ही केस को लेके आगे चलती है, स्टेट को माफ़ करने का भी हक नहीं है। तो असल चीज़ है कि क्या इनसे बात ये पूछा जाएगा? ये सो मोटो का मकसद तो ये नहीं कि जनाब FIR कट गई, चलें जी एक तफ्तीश हो गई, लेकिन नहीं, तफ्तीश का मतलब है उसकी फाउंडेशन सही हो, उस FIR को कल को पता चले कि जनाब पहली बात है कि जी 43 डेज़ अगर वो नहीं कटी, क्यों नहीं कटी? अगर पुलिस इतनी एफिशिएंट थी तो काट देती इस FIR को। नहीं सर, बात यह है कि ये केस दोबारा से FIR कटती हैं, वापस ले ली जाती हैं, उनको बंद एक अलमारियों में बना रख दिया जाता है। और किसी किस्म का एज ए क्रिमिनल लॉयर मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि इस केस में अगर उसकी वालदा का, उसके विटनेसेस में उसकी वाइफ आएगी, अरशद की विटनेसेस में उसके दोस्त आएंगे, लीगल चीज़ें ना हुई तो इसका मतलब क्लियर है कि जनाब ये FIR एक तरह का वो जिसको कहते हैं कि गोंगलियों पर से मिट्टी झाड़ने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। बात ये है कि ये टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं, ये जो मुकदमा है उसको ख़राब करने के लिए इन टेक्निकल इश्यूज़ को बुनियाद बनाया जा सकता है। लेकिन असल बात जो आज FIA ये कह रही है कि हुकूमत से इजाज़त नहीं ली गई थी, तो मुझे ये बताइए कि पंजाब में नून लीग की वजारत आला थी, तो वहाँ पर अटक में जो पर्चा दर्ज हुआ, मेरे ख़िलाफ़ दर्ज हुआ, अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ, इमरान रियाज के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ, वो किसने किया? कोयटा में, पशीन में, चमन में 4 या 5 FIRs ऐसी हैं जिनमें इमरान रियाज, मैं और अरशद शरीफ मुशतरका तौर पर मुलज़म थे। बाकी कुछ FIRs मेरे ख़िलाफ़ अलहदा, अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अलहदा, इमरान रियाज साहब के ख़िलाफ़ अलहदा। वो किसके इमाम पर फिर हो रही थी? वो क्या हुकूमत किसकी थी? इन्हीं की हुकूमत थी, इन्हीं के इत्तेहादियों की हुकूमत है। PDM मरकज़ में हुकूमत कर रही है और सूबों में इनकी हुकूमत। तो ये अगर कहे FIA की रिपोर्ट आके कि जनाब ये हुकूमत से तो इजाज़त नहीं ली गई, गोया हुकूमत से नहीं पूछा गया, तो फिर इसीलिए जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसमें से आपने ISI के बंदे को डिलीट कर दिया और आपने अपनी मर्ज़ी की, ये अपने आप को बचाने के लिए, और ना जाने किस तरफ आप इसको लेके जा रहे हैं। और दूसरी बात, आपने ये जो फैक्ट फाइंडिंग की, इसमें अगर अरशद शरीफ साहब की फैमिली की, उनकी वालदा, उनकी अहलिया, किसी रिश्तेदार का अगर कोई बयान नहीं है, तो इस रिपोर्ट की राजा आमिर साहब, मेरा ये सवाल है कि इसकी क्या इसकी अहमियत है? और फिर आज जो अदालत ने ये बात कही कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी गैर तसल्ली बख्श है, तो ये जो कवर अप किया जा रहा है सारा 43 डेज़ के बाद, आज जब सेक्रेटरी इंटीरियर वहाँ पर आपके सामने मौजूद थे, तो आएँ बाएँ शाएँ एक मुनाफिकाना चेहरा, एक मुनाफिकाना जवाब, और उस पर यह कहा इजाजुल हसन साहब ने कि अगर FIR ही दर्ज नहीं है तो आपने तहकीकात क्या करनी है? आप किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? और इसी तरह वजारत खारजा कोई जवाब नहीं है। वो जी रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा जो हाई कमिश्नर है वो कीनियन अथॉरिटीज़ के साथ वो बातचीत कर रहा है, लेकिन क्या लेटेस्ट है? नहीं जी, वो तो हम पता करके बता सकते हैं, हमें पता नहीं है कि वो क्या है। ये जो सारी चीज़ें हैं, जुडिशल कमीशन या JIT, जिस तरह पनामा की तहकीकात हुई थी, क्या ये नहीं हो सकता राजा आमिर अब्बास? इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई कबात है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, उनको तो जिन लोगों पे रिलाय करना पड़ेगा रिपोर्ट पर, ये FIA, ये IB, ये तो इन पर तो इल्ज़ाम है कि ये उस ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्होंने सहाफ़ियों की ज़िंदगियाँ तंग की, जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया, जो और भी जाने लेने के दरपे हैं। तो ये क्या तहकीकात करेंगे राजा आमिर अब्बास? देखिए जी, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अगर आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुल्क के चोटी के टॉप के एक जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ है, तो अगर उसकी 43 दिन FIR नहीं करती, तो क्या कल हम देखेंगे कि जी IG सस्पेंड हो रहा है? क्या हम देखेंगे कि जी इंटीरियर सेक्रेटरी से जवाब तलब किया जाएगा कि जी बताइए, अगर आपकी कंप्लेंट के बगैर
बहुत से दफात हैं जिन FIR का आपने जिक्र किया जो जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ थी। FIR लाज आप तो वकील हैं और आपको मैं क्रेडिट देता हूँ, आपकी ज़रा नवाजी है। आप अरशद शरीफ और मेरे साथ आप फिरते रहे और आपने एक पैसा नहीं लिया। आपने जो कागज़ भी तैयार करवाए वो अपनी जेब से पैसे खर्च किए। भाई हम तो आपके बड़े मशकूर हैं। देखिए, हमको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस केस को सुना और उन्होंने यही सवाल किए कि बताइए कौन सा फ़र्द है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि जनाब उसको कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे उसके पास जवाब नहीं होता था। जब पूछा गया कि जनाब ये केसेस तो बग़ैर सरकार की इजाज़त के लॉज ही नहीं हो सकते, कहाँ पे है, तो वो जवाब देने से कासिर रहे। लेकिन अगर वो जवाब देने से कासिर हैं तो क्या इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी की है? नहीं की है। और अगर वो ये कहते हैं कि जनाब हमें रोका जाएगा या हमें FIR लॉन्च करने से मना किया जा रहा है, तो सारा केस ही ये है कि जनाब अरशद शरीफ भी यही पूछता था कि वो कौन थे कि जिसने जब हुकूमत जिस दिन गई थी इमरान खान साहब की, किसने ऑर्डर दिए थे कि जनाब FIA को कि इसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दो, इसको रोक दो, इसको जाने और अभी गवर्नमेंट PTI की थी, लेकिन ये अहकाम जारी किए जा रहे थे जी। और यही वो सवाल है जो अब भी अदालत के पास होगा। ठीक है, तफ्तीश होगी, लेकिन वो कौन है वाला अरशद शरीफ का सवाल अदालत में गूंजता रहेगा कि जनाब वो कौन थे, और इस कौन है का जवाब ही इस तफ्तीश में आना है। और एक और बात, अगर राजा आमिर मुझे आप इजाज़त दें, जो FIR दर्ज की गई है, ये मैं आपको बताता हूँ ये किसके खिलाफ दर्ज किया पुलिस ने। खुर्रम वकार जो अरशद शरीफ के मेज़बान थे, और तारिक वसी साहब, यानी ARY के साथ तारिक वसी साहब का ताल्लुक़ है, हम सब जानते हैं। एक बहुत रीज़नेबल और थॉरो जेंटलमैन है, तसव्वुर भी नहीं को कर सकता कि वो किसी कत्ल की साजिश में शरीक होंगे। उन्होंने एक दौड़ते हुए शख्स को डेफिनेटली कोई जगह फराहम करने में कोई मदद की होगी, लेकिन इल्ज़ाम ये तो वही है कि मार के लाश भी लवाहकीन के घर फेंक दो और पर्चा भी उन पर दर्ज कर दो। ये देखें, सलमान इकबाल साहब को ब्लैकमेल करना, अमाद यूसुफ को ब्लैकमेल करना, या तारिक वसी को किसी केस में ब्लैकमेल करना, ये क्या करना चाहती है हुकूमत? ये अरशद शरीफ के वुरसा के ये मुल्ज़म नहीं है, हमारे ये मुल्ज़म नहीं है। हमारा मुल्ज़म वो है जो छुपा हुआ है। एक बात तो हमें पता है कि कीनिया में अरशद शरीफ की कोई दुश्मनी नहीं थी, उसका वहाँ पे कोई कारोबार नहीं था। ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? मर्डरर किसने भेजे? हाथ किसके इतने लंबे हैं? किसने दुबई से निकलवाया अरशद शरीफ को? पाकिस्तान से ज़मीन पाकिस्तान में किसने उसकी तंग की? भाई ये चीज़ें हैं जो फाइंड आउट करने के लिए वालदा, अरशद शरीफ की वालदा, आप उनके पास जाएं, वो बताती हैं किसने मेरे बच्चे को शहीद किया। पहली रात जब मैं उनके घर पहुंचा, जिस वक्त ये खबर हमें मिली, तो उस दलेर माँ के मुंह पर वो सारे अल्फाज थे, वो सारे नाम थे। और अगर इस फैक्ट फाइंडिंग में या इस सुओ मोटो नोटिस में अरशद शरीफ साहब की वालदा का बयान शामिल नहीं किया जाता, उनसे नहीं पूछा जाता, तो ये इनकम्प्लीट है। पाकिस्तान के लोगों को इस पर कोई एतबार नहीं है, कोई इस पर एतमाद नहीं है। JIT बने, जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट बनाए, सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। उमर रज़ा बंदियाल साहब का शुक्रिया कि उन्होंने आज जो नोटिस लिया है, और आज उन्होंने बताया कि आज तो वो इसकी एक बेंच बना के तहकीकात और वो इसकी समाअत कर रहे हैं। जब से अरशद शरीफ साहब की वालदा का लेटर उन्हें मिला है, और उसके बाद उनकी जो साहबजादी हैं, हमारी भतीजी, उनके लेटर्स मिले हैं, तो जजेस इसको देख रहे हैं, कोर्ट इसको देख रही है। लेकिन राजा आमिर अब्बास, सही सिम्स जाने के लिए तो JIT या जुडिशल कमीशन। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक में आपसे वापसी पर ब्रेक आते हैं, तो मैं आपसे इसका जवाब लेता हूं। नाजरीन, हमारे साथ ही रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये मामला है, पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा है, और अरशद शरीफ का खून कभी रायगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज की डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। FIA की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसके कुछ हिस्से जो सामने आए हैं, उसमें हुकूमत ने
एक नया इसमें मामला बनाने की कोशिश की है और अपने आप को इस सारे मामले से अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फ्रंट पे पुलिस ही थी और सब कुछ जो था यही कर रहे थे। इससे जो एक इनकी मुनाफ़िकत और दोगलापन है उसका बड़ा बरमला इज़हार हो रहा है। और ये जो हैंडलर्स हैं, ये जो इदारे हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, आज ये देखें और सोचें कि किन लोगों को वो लेके आए हुकूमत में और ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या अब वे फॉरवर्ड है, क्योंकि अरशद शरीफ साहब की जो अहलिया हैं उन्होंने कहा है कि वो इद्दत में है इसलिए वो नहीं आई, और जो मुद्दईयत है वो वालदा की होनी चाहिए, पर्चा उसके तहत दर्ज होना चाहिए, लेकिन ये नहीं किया पुलिस ने। अब इस हुकूमत की जो भी FIA है, IB है, कुछ भी है, उसकी किसी रिपोर्ट पर पाकिस्तान को कोई भी इतबार नहीं। राजा आमिर अब्बास, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड चीफ जस्टिस डू, जिससे एक तो शफाफ ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो सके और लोगों को भी यकीन आए। देखिए, ये तो हम कतन नहीं कह सकते कि व्हाट शुड द चीफ जस्टिस डू, क्योंकि वो तो लॉ के मुताबिक ही चलेंगे, जो कानून रास्ता देता है उसी पे चलेंगे। लेकिन ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में अमूमन ये होता है कि जहाँ पे उसके लवाहिकीन को, जो अभी कमेटी बनी हुई है फैक्ट फाइंडिंग की, उस पर एतमाद नहीं रहा। वो समझते हैं कि ये जौन से हैं सही कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्रिमिनल केस है। असल इसमें जो पिवटल पॉइंट है वो यही है कि वो आपने एविडेंस कलेक्ट करना है, वो एविडेंस कलेक्ट करना है जो कि बहुत हाई प्रोफाइल है। तो उसके लिए एक तरीक़ेकार तो ये है, चलें FIR अपनी जगह पे मौजूद है, एक तफ्तीशी अफसर भी लग जाएगा, लेकिन उसके पैरेलल एक सुप्रीम कोर्ट, किसी हाजिर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में अगर कोई कमीशन बना देती है, जो कि जिसके पास, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के अंडर होगी, सारे इख्तियारात होंगे कि वो जिसको मर्ज़ी चाहे बुला सकते हैं, उसका एविडेंस इन कैमरा, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को खौफ होता है एविडेंस देने से ऐसे केसेस में। तो ये तमाम चीज़ें अगर इन कैमरा हो, वो फोरेंसिक करवाएं, वो जैसे आज बात हो रही है उसकी ऑटोप्सी की, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, उसके बारे में शकूक हैं, और डॉक्यूमेंटेशन है, और उसके जो गैजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, लाइक उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फ़ोन, ये तमाम चीज़ें अगर वो कमीशन जो सा है वो गैदर करता है, इनके बारे में तमाम डिटेल्स और स्टेटमेंट्स, जो कि किसी पे ज़ाहिर ना हो, कोई खौफ ना हो, किसी को पता ना हो कि किसको बुलाया जा रहा है, इन कैमरा तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो, और जब ये कंप्लीट हो जाए तमाम फैक्ट फाइंडिंग, तमाम वो जो कहते हैं कि चेन की कड़ियाँ 1 से 2 से 3 से मिल जाएं, तब वो जो सी कमीशन की रिपोर्ट है, जैसे कि पनामा केस में था कि वो रिपोर्ट को पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बना दिया गया था, वो तफ्तीश का हिस्सा होगा, और फिर तफ्तीशी जो उसमें अमला है वो उसके कानून के मुताबिक, CRPC के मुताबिक उसको इनकॉर्पोरेट करके इस अंदाज में, तो ये एक बड़ी अच्छे तरीके से केस की एक, जिसको कहते हैं ऑनेस्ट और क्लीन इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी। अगर इसको मुकम्मल तौर पे हुकूमत वक्त के हाथ में दे दिया जाता है, फिर मुमकिन, फिर किसी तरीके से भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये किसी एक ब्लाइंड मर्डर तो कहला जाएगा कि ये इट वाज अ ब्लाइंड मर्डर, नथिंग एल्स वुड सरफेस, कोई चीज़ अनर्थ नहीं होगी। और ये जो 3 नाम दिए हैं, इनको तो एविडेंस चाहिए, इनका एविडेंस जो आपने मौके पे, ये जो 2 अफराद मौजूद थे वहाँ से मौके का एविडेंस चाहिए, आपको ऑक्यूलर एविडेंस चाहिए जो मौके पे इनको शनाख्त करेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि एक बंद गली की तरफ जाती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है जो आपने कि कहा, सुप्रीम कोर्ट एक उसमें अपने सिटिंग जज में अगर बनाती हैं तो वो तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ बआसानी कलेक्ट कर सकते हो जाएंगे। अच्छा आप जी, तो हमारे पास 2 और इश्यूज़ हैं इसी तरह के। आवाज़ अगर आप बुलंद करें किसी इशू पर, सवाल कोई करें, तो या तो अरशद शरीफ साहब की तरह शहादत, और फिर दूसरा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की, सवाल उठाया कि क्यों कश्मीरियों की तौहीन कर रहे हो। मंगला पार प्लांट का इफ्तिताह है, वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को इन्वाइट नहीं किया, कश्मीर का जिक्र नहीं कर रहे हो, कश्मीरियों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं कर रहे हो, क्यों कश्मीर की तौहीन कर रहे हो। तो पहले तो खामोश करवाया, फिर उसके बाद गार्ड्स के साथ उनके अपने गार्ड्स के ज़रिए बदतमीज़ी करवाई, और फिर क्या हुआ, सेंटोरस मॉल
जो सरदार तनवीर इलियास का बिज़नेस वेंचर है, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हज़ारों लोग काम करते हैं, सुबह सवेरे सील कर दिया। मैं जो CDA के जो अफसरान हैं उनकी जो इंटेग्रिटी है वो तो बिल्कुल वाज़े हो गई। और इस मुल्क में अगर सियासी बुनियादों पर कारोबारों पर ताले लगने हैं तो कौन करेगा कारोबार। और फिर तकब्बर और रौनक, मैं आपको अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर के हमरा, ज़रा उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि किस कदर तकब्बर है, किस कदर रौनक है। और एक सवाल उठता है कि ये क्या बनाना रिपब्लिक तो बड़ी दूर की बात है, ये तो उससे भी हम आगे की चीज़ बन चुके हैं, जहाँ पर इस तरह आप धमकियाँ देते हैं क्योंकि आप वज़ीर आज़म के नुमाइंदे हैं। आइए ज़रा सुन लीजिए। जनाब, ये तकब्बर है, ये रौनक, ऐसा लगता है जैसे कभी इन्होंने नहीं मरना, कभी अल्लाह को जवाब नहीं देना। कैसे हिम्मत हुई सरदार तनवीर इलियास की कि वो शहबाज शरीफ के सामने बात करे, यानी सवाल करे। और हम तो बिल्कुल, आपने मॉडल टाउन में भी किलिंग की, बिल्कुल हमें बिल्कुल पता है आप कर सकते हैं, आप में ये हिम्मत है कि आप बिल्कुल गोलियां मार सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा, लेकिन ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको बिठाया कि क्या पाकिस्तानी ये डिज़र्व करते थे। हमारे साथ ही वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको अता तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनाई। रऊनत और तकब्बर में बड़ी धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तू तरह की खड़े होकर सवाल किया। अब किसके सामने सवाल किया, वो कौन है जो हमें लीड कर रहा है? मैं आपको उनका एक क्लिप सुनाता हूँ। उनकी जहानत पर मैं सदके जाऊँ, उनकी विजडम पर मैं सदके जाऊँ। ऐसा लगता है पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का लीडर है, आलम इस्लाम का लीडर है। दिखाइए ज़रा शहबाज शरीफ साहब को। ये अगर आपको समझ आ गई हो क्या कह रहे हैं, आप मुझे भेज दें लिख के कि ये वो कह रहा था 5,000 रुपये का चेक आपको दूंगा, बिल्कुल रिज़्क़े हलाल आपको दूंगा, अगर इसकी समझ आ जाए कि ये कह क्या रहा है। और इससे सवाल किया सरदार तनवीर इलियास ने। वैसे उन्होंने भी हिम्मत की, ये शख्स तो कुछ बोलने के और कहने के और जवाब देने के काबिल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तकब्बर, ये क़यादत है और वो उनके फॉलोअर्स हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर। राजा आमिर अब्बास, आप कुछ कहना चाहें इस पे तो वेलकम, और फिर नहीं तो मैं इमरान खान साहब की स्टोरी पर मूव करूँ। आ जाइए जी, इमरान खान साहब की स्टोरी पर। वी लॉगर्स के साथ, यंग ट्यूबर्स के साथ आज खान साहब ने गुफ्तगू की और बात उन्होंने कही। सवाल डेफिनेटली हुआ होगा मुस्लिम लीग काफ के तनाजुर में, क्योंकि ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब और उनकी जो क़यादत है काफ की, उनका एक अपना ओपिनियन है पाकिस्तान की सियासत पर, उनके अपने ताल्लुकात हैं और वो उस हिसाब से गुफ्तगू करते हैं। तो इमरान खान साहब ने आज PTI के लोगों से ये कहा, अपने वर्कर से ये कहा कि जब हम इत्तेहादी हैं तो इस पर यह नहीं है ज़रूरी कि हमारी लाइन और लेंथ तमाम मामलात पर एक हो। आपको बहुत सारी चीज़ें उनकी पसंद नहीं होंगी, लेकिन आप उन पर तबसरा ना करें। इसलिए कि वो कहना ये चाह रहे थे इमरान खान कि एक चीज़ पर हम मुत्तफ़िक हैं कि हमने मिलकर इस हुकूमत पर दबाव डालना है कि इंतखाबात करवाएं। बाकी दोनों अलग-अलग पार्टियाँ हैं, उनके अलग मैनिफेस्टोज़ हैं, उनकी अलग उनके मसाइल हैं, उनकी चीज़ें हैं। तो इस एक चीज़ इससे मुझे नज़र आई, अलीना अगर आप ये कमेंट कर सकें, कि इमरान खान साहब अपने इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, सियासी अहमियत से आगाह हैं और अपनी पार्टी से कह रहे हैं कि आप सब्र से काम लें और जो इत्तेहादियों के बयानात अगर आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप इस पर ना तबसरा करें, आप इस पर कोई गुफ्तगू ना करें। सर, इसी को जमहूरियत कहते हैं। हर बंदे की अपनी राय होती है और इमरान खान साहब जो हैं उस राय का एहतराम करते हैं। और जब चौधरी साहिबान ने ये बोल दिया है कि खान साहब के एक इशारे पर हम जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, तो बात यहाँ पर मतलब इसके बाद कोई बात बनती नहीं है। इससे पहले आप अता तारड़ साहब को सुना रहे थे और फिर आपने शहबाज साहब को सुनाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अता तारड़ साहब जो है ना वो चमचागिरी के बुलंद दर्जात पर फाइज हैं। और ये जो ट्रांसलेशन की आपने बात की है, 5,000 आप देंगे, अगर कोई कर देगा आप उसे चेक देंगे, तो मेरे ख्याल में अता तारड़ के अलावा इसकी ट्रांसलेशन कोई नहीं कर सकता। और ये जो अभी कह रहे थे अता तारड़ साहब के इखलाकियात और ये और वो, और जब आपने आइन की किताब अपने एक हाथ में पकड़ी हुई थी और दूसरा आप जो इशारा कर रहे थे, आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। अच्छा जी, अब क्योंकि आखिरी वक्त है हमारे शो का, साहबजादा मोहम्मद अजीज़ सुल्तान, साबिक वज़ीर बराए फ़ॉरेन अफेयर्स, बड़ी भरपूर लाइफ उनकी, कई दफ़ा वो MNA बने और
इतने अच्छे ख़ानदान, इतने वसाइल, सब कुछ होने के बावजूद इंतहाई हम्बल उनकी शख्सियत और वाकई एक ऐसे सियासतदान से पाकिस्तान महरूम हुआ है जिन्होंने हमेशा अखलाकियात को और शराफत को तरजीह दी। और ये गद्दी नशीन भी थे, यानी उस फैमिली से थे, हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह की, और इनका नमाज जनाजा भी वहीं पर हुआ गढ़ महाराजा में, अहमदपुर सियाल में। बहरहाल एक ग्रेट लॉस पाकिस्तान का। मेरे साथ मेरी उनके साथ बड़ी न्याज़मंदी थी और बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहरहाल ये पाकिस्तान का एक बड़ा लॉस, एक ऐसा जो रवादारी सियासत पर यकीन रखता था, वो हमें छोड़कर चला गया। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चला रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।